उपस्थित सभी समाज और राष्ट्र देश के शुभचिंतक क्रांतिकारी भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों और तमाम तरह के चिंतक मनीषी साथियों, आपने अभी बीएसएस का नाम सुना है। 30 वर्ष 4 महीने 18 दिन हुआ बीएसएस का नामकरण किया गया चंदौली आलू मिल में, जबकि मैं DS4 में 4/3/83 को सदस्यता ग्रहण किया। उस समय हम लोग कक्षा 9 में थे और कक्षा 6 में जब हम थे तो जगदेव बाबू की शहादत हो चुकी थी और शहादत के बाद 77 का संभवतः चुनाव हो गया था। लोग हमारे गांव में आए थे, श्री राम कुशवाहा, धीरज प्रसाद गुप्ता और कोई एक आध आदमी और थे। 2 लोग आपके मोहनिया से उत्तर के थे। तो काशीराम जी से मैंने पूछा था, मुगल सराय में काशीराम जी आए हुए थे और उसमें सामंती उत्पीड़न चरम सीमा पर था, ब्राह्मणवाद भी चरम सीमा पर था और शोषण दमन सब कुछ। तो हमने पूछा कि मान्यवर साहब, आप पूरे देश में 1585 का ऐलान कर रहे हैं और जितना आप कड़ा बोलते हैं तो आपको तो जान का खतरा होगा। वो मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे अपनी जान का खतरा नहीं है, क्योंकि मैं पंजाब से रहता हूँ, पंजाब का रहने वाला हूँ। आगे चलना, इसके लिए गोली बम बारूद चलाने की आवश्यकता नहीं, कोर्ट का सही प्रयोग करना सीखे हम। क्योंकि पहले राजपाट बंदूक से लिया जाता था, तीर तलवार से लिया जाता था, गोला बम बारूद चलता था। लेकिन अब तो वोट 5 साल में एक बार मौका मिलता है, उसका सही इस्तेमाल कर लो और सत्ता अपनी वापस ले लो। तो उस समय भी बात बहुत नहीं समझ में आती थी। 83 से 86 आते आते जब हम लोग बीएसपी के कैडरों में जगह जगह घूमने लगे, DS4 से बीएसपी, 16 जून 88 को काशीराम जी आए हुए थे भदोही रामलीला मैदान में। तो 10-15 दिन पहले जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे गांव गांव घूम के हम लोग कैडर समझाते थे कि काशीराम जी आ रहे हैं और महापुरुषों का इतिहास के लोग इकट्ठा हों और काशीराम जो भावी रहबर हैं उनकी बातों को सुने और जो मिशन है उसको कामयाब बनाएं। उस दौर में मैंने बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं के, नेताओं के वाणी और आचरण का भी अध्ययन नहीं किया, बल्कि उनकी वाणी आचरण से जो मुझे महसूस हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि काशीराम जी के बाद ये लोग आंदोलन नहीं चलाएंगे बल्कि बेच खाएंगे। अब समझिएगा, मुझे 86 आते आते मुझे समझ में आ गया, 83 में जुड़ा। तो मेरे मन में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर काशीराम जी नहीं रहे तब हम लोग तैयारी करेंगे, तब तो बड़ा विलंब हो जाएगी। तैयारी हमें पहले करनी चाहिए कि काशीराम जी जब दुनिया छोड़कर जाए और आंदोलन का नेतृत्व गबड़ाए तो हम नेतृत्व को संभाल लें। जैसे जगदेव बाबू शहीद हो गए 74 से 84, 10 साल का जो गैप हुआ नेतृत्व का, उससे तो बड़ा हानि हुई। और काशीराम जी 2003 में बीमार हुए और 6 में मर गए। 2006 से आज कई साल हुआ, 18 सालों की राजनीति में नेतृत्व की गैप जो है, अभाव नेता का, उससे आज देश पर खतरा पैदा हो गया कि जो अटल आडवाणी की हैसियत नहीं थी खड़ा होकर के मुकाबले की, आज ये करें मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और जश्न मनाऊंगा 2025 में। ये किसकी वजह से हुआ? नेता के अभाव में समाज का सही जजमेंट नहीं हुआ, सही मार्गदर्शन नहीं हुआ और आपने अपने दुश्मनों को आगे बढ़ा दिया। इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए 13/11/93 को हमने बीएसएस की स्थापना किया और इस बात को ध्यान में रख करके किया कि अगर मैं बहुजन समाज के लोगों को समझाने जाऊंगा तो काशीराम जी हैं और बड़े बड़े नेता हैं, एक आम आदमी की समझ होती है कि जिसको पद के रूप में बड़ा पद दे दिया गया वही जानकार है, जमीन पर चलने वाले का कोई मतलब। और हम जिस घर से आते हैं तो आर्थिक दृष्टि से दिवालिया है। कभी रहा दादा परदादा का जमाना, लेकिन राकेश मौर्य की वो हैसियत नहीं थी जो आज भी मेहनत करके हम लोगों ने बनाई। 93 में हमारी स्थिति एक सर्वहारा और मजदूर की थी। तो मेरी बात सुनेगा कौन? जब हम अपने समाज के बीच में घूमे, कई जगह जाति सम्मेलन हुए, जहां फूले पेरियार, साहू अम्बेडकर, जगदेव, काशीराम को मैं सुनता था, बुद्ध और अशोका दी ग्रेट को और जाति सम्मेलन, तो दोनों अंतर विरोधी नजर आते थे।
जहां बुद्ध और अशोक कह रहे हैं समाज का निर्माण करना है, बहुजन समाज बनाना है, तो वहीं पर हमारे जाति सम्मेलन के लोगों का कहना था कि हम खाली 9-10%, 12% एक कोयरी जाति का संगठन बनाएंगे। तो मुझे लगा कि ये तो बुद्ध के आंदोलन के खिलाफ काम है। वो एक समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं और आप एक जाति का निर्माण करोगे तो जो मौर्य साम्राज्य का विनाश करने वाला पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि ने जो जाति व्यवस्था का निर्माण किया, तो आप उसके समर्थन में खड़े हैं और चाहत रखते हैं बुद्ध अशोक की, तो ये संभव नहीं है। इस बात को जगह जगह जाकर के हम समझाने की कोशिश किए, तो इतना पैसा नहीं कि बड़ा सम्मेलन हम आयोजित कर सकें। तो गांव गांव में जबरदस्ती मैं ही जा करके घूम घूम करके कोशिश किया, कुछ लोग सुनना पसंद किए, तो एक बड़ी धारा बननी शुरू हुई। तो अब जब धारा बननी शुरू हुई कि बुद्ध और अशोक के भारत की तरफ हमारे लोगों का चिंतन बढ़ेगा, क्योंकि जहां जातियों का सेंटीमेंट बढ़ रहा था, तो आप समझिए कितनी बड़ी सेना से मैं लड़ रहा था। हमें याद है जो मैंने इतिहास कोयरी महासभा का, जो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के नाम से है, 1895 वाली बैठक से लेकर के 1912, 29, 30, 31 दिसंबर 1912 जौनपुर में जो बैठक हुई, जिसमें कुशवाहा टाइटल अलग से आपने लिया, और उस निर्णय में द्वारिका प्रसाद जी का निर्णय था, जो शोषित दल के विधायक थे। उनका कहना था कि बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ है और दादा चंद्रगुप्त का मौर्य कुल में। तो ये दोनों ऐतिहासिक टाइटल अगर हम लगाते हैं तो एकाएक दुनिया के इतिहास में हमारा स्थान काबिज हो जाएगा। लेकिन द्वारिका प्रसाद के आंदोलन और सोच समझ के जो विरोधी थे, वो हमारे बिरादरी में ऊंचा बनो अभियान चला था। क्योंकि अंग्रेज भगाओ अभियान की तैयारी देश में चल रही थी, तो जनेऊ धारण करो अभियान चला था। तो हमारे लोग ऊंचा बनने के लिए घास फूस से पैदा होने लगे। भाई माँ बाप वैद्य हो या वैद्य पैदा हो सकता है, लेकिन घास फूस से पैदा हो जाए ये संभव। लेकिन हमने अपनी गलतफहमी, उधर ज्यादा नहीं जाऊंगा, उधर हम लग गए। तो जितना भी कुशवाहा टाइटल लिख करके कुशवाहा सम्मेलन कराने वाले लोग हैं, वो लोगों ने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया, मेरी अपनी कौम के लोगों की। और जिस बहुजन समाज पार्टी में हम लोग काम कर रहे थे, तो वहां उन लोगों का दिमाग में लग रहा था कि अब काशीराम जी के बाद सारा कुछ हमारे ही हाथ में आ जाएगा। क्योंकि काशीराम जी अनुसूचित जात से आते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के खास वर्ग जिन्हें चमार कहते हैं, उनको लगा कि काशीराम जी के बाद अब हम लोगों की वंश परंपरा चलती रहेगी, तो फिर जाति व्यवस्था के आधार पर सोचने वाला व्यक्ति बुद्ध और अशोक का आंदोलन कैसे बढ़ाएगा, बाबा साहब का अम्बेडकर का आंदोलन कैसे बढ़ाएगा। ये मेरे दिमाग में छटपटाहट थी। तो मुझे लगा कि असली दुश्मन तो मौके पर है आरएसएस, और दूसरी तरफ हमारा कोई संगठन नहीं है, आरएसएस कोई चुनाव लड़ता नहीं। तो आरएसएस का विकल्प क्या हो सकता है। तो आरएसएस की किताबों को जब पढ़ा तो उसमें हमको बहुत सारी सामग्री मिली। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि संविधान में बाबा साहब ने कहा अनुच्छेद 1 में कि देश का नाम भारत है। फिर भारत संघों का राज्य है, उस संघ में प्रवेश करने की और बाहर निकलने की क्या स्थिति है। कोई देश बाहर तो हमारा नहीं निकल सकता हमारे देश से, नागरिकता इकहरी है, लेकिन आने की छूट है। अभी मोदी योगी की सरकार ने जो कानून पास किया है एनआरसी और CAA, आप में से कितने लोगों को समझ में है, कुछ व्याख्या समझ में आ सकती है जी। देखें, ये भारत का संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता एक शब्द है। राष्ट्रीयता का वर्णन तो है, लेकिन कहीं नागरिकता का कोई अनुच्छेद नहीं है। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें नागरिकता और राष्ट्रीयता दोनों शब्द आता है। आप लोग क्या भरते हैं? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता और नागरिकता कॉलम भरते क्या है? भारतीयता, कि हम भारतीय हैं। नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि कौन नागरिक हो सकता है। वंश परंपरा से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बंटवारे के बाद वहां से आया हुआ व्यक्ति, दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति भारत में आकर 14 साल रहने के दौर में उसका IB द्वारा, CBI द्वारा या तमाम संगठनों द्वारा, आसपास पड़ोस के लोगों द्वारा
उसके जीवन शैली का लगातार अध्ययन होगा, तो 14 साल बाद वो अनुरोध पत्र करेगा कि हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। तो जांच एजेंसियों के रिपोर्ट के आधार पर उसे भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये जजमेंट होता है। नागरिकता को समझने के लिए आवश्यक तत्व है कि अगर आपको नागरिकता मिल जाती है तब क्या अधिकार है और नागरिकता छीन ली जाती है तब क्या अधिकार है। CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन माने होता है नागरिकता, अमेंडमेंट माने संशोधन, एक्ट माने अधिनियम, नागरिकता संशोधन कानून। ठीक, नागरिकता संशोधन कानून जो आया है उसमें ये कह रहे हैं कि मुस्लिम देशों में खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित हुए इस्लाम धर्म के अलावा सभी धर्मों के लोगों को भारत में नागरिकता दिया जाएगा। उसके लिए ये कानून है, ये मानवता के आधार पर है। तो ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश से सारे लोग भाग के आ गए मुसलमानों को छोड़, अफगानिस्तान से आ गए, पाकिस्तान से आ गए। जो वहां है उस देश के अंदर वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए तुमने कोई कानून नहीं बनाया। बनाया है? नहीं बनाया है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा पढ़ी में है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र है। यही है ना? तो तुम धर्म के आधार पर निरपेक्ष न होकर के सापेक्ष क्यों हो गए? इसका मतलब संविधान को खत्म करने वाला कानून है। जो भारतीय संविधान कानून 13 के आधार पर वह कानून ही रिजेक्ट हो चुका है, फिर भी लागू हो गया। कैसे लागू हुआ? जिनको आपने वोट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना और विधायक एक गधे की औलाद है, ये मूर्ख चंद है, इनको वोट देने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से बीजेपी के राज में सैकड़ों कानून पारित हुए हैं। जैसे EWS पारित हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो जब सभी जातियों में पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो सिर्फ ऊंची जातियों को ही सूची में क्यों रखा? अगर ये पढ़े लिखे लोग होते तो क्या वोट देते? जिनको आपने वोट देके अपना प्रतिनिधि चुना, ये प्रतिनिधि है या मूर्ख हैं? ऐसे लोगों को वोट देने लायक है? अगर कुछ बात समझ में आती है तो समझिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा खून पसीना इस विधानसभा में बहाया। एक एक गांव, एक एक घर में गया हूं, जिन्हें हम लोगों ने यहां से सारे लोगों ने मिलकर जिताया, और यहाँ के लोगों ने, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, और हाथ उठा के समर्थन करने वालों में है जो ये कानून पास हुआ है। इनसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें नेता पैदा किया कि तुम चले जाना और आने वाली पीढ़ियों के गले पर हथियार चला देना कि पीढ़ियां खत्म हो जाएं, इसके लिए वोट देने के लिए। इस तरीके से पूरे देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितना भी 90% बहुजन समाज के लोग हैं, सब के सब अपराधी हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? कोई नहीं कर सकता। तो सामाजिक कार्रवाई है कि इन्हें हम वोट नहीं देंगे, ये तो साफ है ना। अब हम आते हैं CAA लागू हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक और भी लागू होगा, NRC, नागरिकता रजिस्टर कानून, यही ना है। उसमें लिखा पढ़ी में आप लोगों में से अगर पूछा जाएगा कि पिता के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके माता और पिता दोनों हैं, पिता की तरफ से आपके परदादा का कोई रिकॉर्ड है आपके पास? फोटो कितने लोगों के पास है? आए? अरे भाई जरा हाथ उठाइए ना, का लोग बताइए। नहीं है, खतियान है ना? और उनके परदादा का नहीं दे, 6 पीढ़ी तक चाहिए ना, तो नहीं मिलेगा। तो नया रिपोर्ट सुनिएगा। भारत में 44 लाख लोगों ने आसाम और उधर के क्षेत्रों में नागरिकता के लिए जब ये लागू हुआ है तो आवेदन किया 44 लाख लोग, और 19 लाख लोगों ने अभी तक अपना कागज पत्र नहीं उपलब्ध कराया। उनकी नागरिकता छीन ली गई है। सुनते रहिए। अब उनको यह सिद्ध करना है कि हम इसी देश के रहने वाले हैं या विदेशी हैं। उनको उनकी जमीन दौलत से, घर द्वार से अलग कर दिया गया, कानूनी रूप से खत्म। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो लगा दिया, लेकिन जमीन और मकान वापस नहीं किया। तो वोट देना चाहिए कि नहीं ऐसे लोगों को जो माननीय विधायक और सांसद हैं? काहे नहीं देना चाहिए? क्योंकि भाई हैं, बिरादर है, जाति वाले हैं। लीजिए, हद हो गई। हंस के बात को हटाइए मत। ये बात मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को 93 में समझ में आ गई, और लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के समझ नहीं पाए। और उस बात को जब समझा
तो इसमें बहुत सारे कैडर के साथी हैं जिनको यह पता है कि कैडर पढ़ाते समय हमने कई बार पढ़ाया कि देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण आजादी खतरे में है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज हटा के भगवा ध्वज लहराया जाएगा। पढ़ाया हूं कि नहीं बड़े भाई? तो मेरी बातें सुनी क्यों नहीं गई, इसका आप लोगों से जवाब चाहूंगा। 30 साल से मेरी बातें सुनी क्यों नहीं गई, और इस बार नहीं सुनिएगा तो सुनने का अवसर भी खत्म हो जाएगा। फिर कहने की जरूरत नहीं, तो जश्न मनाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। और इसका नागरिकता में लिखा हुआ है, सुना देते हैं कि क्या क्या आपसे छीना जाएगा। अनुच्छेद नागरिकता खुल गया संयोग से, अध्याय 6 5 से 11 में लिखा है कि जब नागरिकता छीनी जाएगी तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 खत्म हो जाएगा, यानी विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से वंचित कर दीजिए है। हाँ, मूल अधिकार छीने जाएंगे। मूल अधिकार नंबर 2 छीना जाएगा 15, मूल वंश जाति लिंग धर्म जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव हो जाएगा तो आप उसके खिलाफ कहीं दावा दाखिल नहीं कर सकते कि हम भी मनुष्य हैं, ये जानते रहिएगा। हाँ, आगे है अनुच्छेद 16, चपरासी से जिलाधिकारी जो बनने के लिए आप आवेदन करते हैं सरकारी गैर सरकारी और सरकारी नौकरियों में, वो सारी नौकरियों से वंचित कर दिए जाएंगे। क्या होगा? वंचित हो जाएंगे। फिर आगे की लिखा पढ़ी में है अनुच्छेद 19, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप बोलेंगे तो जीभ काट ली जाएगी, मनुस्मृति लागू होगा, कान में गरम शीशा डाला जाएगा। आप लोग ईमानदारी से वोट जरूर दे दीजिए एक बार, कि पूर्वजों ने देखा होगा वह अत्याचार, आप लोगों ने नहीं देखा, एक बार देख लीजिएगा, देख लीजिएगा ना। क्योंकि मैं 30 साल से चिल्ला रहा हूं, तो मैं मूर्ख था और हमारे साथी हमें ज्ञान बांट रहे थे, ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। 30 साल में कितनी जलालत मेरी की गई है वो मैं जानता हूं, और उपदेश देने वालों की तो कोई कमी नहीं है। तो हमने यही कहा कि सबको देखा बार बार और मुझको देखो एक बार, सबको देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को लगता हो कि कोई आपके कौम में नेता है, बहुजनों में नेता है, तो उनको देख लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब कोई नजर नहीं आएगा तब हमें आप देखिएगा, तब हो सकता है कि हम ही न रहें, यह भी संभव है। आगे की कानून में सुनिए क्या लिखा है इनके। लिखा है कि संसद एवं विधानसभा में मताधिकार का अधिकार, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 29 भी गायब हो जाएगा। सुनिए, जो परम पूज्य भंते जी बोल रहे थे, यह बोलने वाला पावर ही खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 25 और 29 गायब, आप बोल नहीं पाइएगा। जो इनाम रख करके गर्दन काटी गई वह शुरू हो जाएगा। ये समझते रहिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पास भी किताबें होगी। फिर इसके बाद 29 के बाद आपका 326 वोट देने का अधिकार समाप्त। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कि नहीं? अभी 3 दिन पहले भारत की ऐतिहासिक घटना घटी है, मुख्तार अंसारी। पूरा दुनिया कह रही है कि उसके साथ अन्याय किया गया है। मैं तो उस परिवार से व्यक्तिगत जुड़ा हूं, हमारे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, लेकिन बेशर्म निर्लज्ज योगी मोदी की सरकार कह रही है कि आ तो गया जांच में कि हार्ट अटैक से मौत। अरे बेशर्म, तुमने उसका कराया ही नहीं है आइंस्टाइन का, जिसमें कि भोजन रहता है, उसका जांच नहीं कराया तो कैसे आ जाएगा? आइंस्टाइन में भोजन जाता है आमाशय में ना, तो उसका बिना जांच कैसे पता लग गया तुम्हें? एक बब्बर शेर जिसका रोआ टेढ़ करने की हैसियत में नहीं, पूरी भारत सरकार और प्रदेश सरकार जेलों में बंद करके जबरी मिटाया गया। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा दोषी है, सपा बसपा दोनों की सरकार दोषी है। 2005 से वह आदमी सरेंडर किया है, न्यायालय की अभिरक्षा में कोई गिरफ्तारी नहीं है। मेरे ऊपर आपने आरोप लगाया, मैं न्यायालय की शरण में हूं, तो उसमें दे देना चाहिए था बेल। उन सारी घटनाओं को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, सरकारों की क्षुद्रता और मक्कारी को। 17 में योगी आते हैं, वो भी किसके कंधे पर चढ़ करके? मौर्य जी महाराज के। मैं भी उसी बिरादरी का एक व्यक्ति हूं। जब मैं समझा रहा था तो बिरादरी के लोग हमें समझा रहे थे, हमेशा बिरादरी विरोधी कमोए तू करेला। एक मुख्यमंत्री बनना चाहता था तो फिर कहता कि ना बनी। ये मेरी बिरादरी के लोग समझा रहे थे।
अब मैं बोलता हूं तो निर्लज्ज हैं लोग जो कि जवाबे नहीं देते। अरे ऐसा तो होत रहेला, इसका है कोई जवाब है? अब आगे की हम सुनाते हैं, और सुनिए। अभी तो आपने ये सुना धारा। विधायक और सांसद चुनाव लड़ने के जो राइट्स हैं अनुच्छेद 84 और 173, यह दोनों समाप्त कर दिया जाएगा। सांसद और विधायक आप नहीं बनना चाहिए। तो फिर से हमारे जो विधायक जी से होकर सांसद जी हो गए, इनको बता दीजिए कि कृपा करके आप जो है कि इस काम में सहयोगी रहे। आप पर क्या हम लोग जो है कि दंड लगाएं, आप ही बताइए। जितने भी बहुजन के विधायकों सांसदों को आपने वोट दिया है, यह आपका हक बनता है कि अब तो गले में फांसी का फंदा पड़ने वाला, अधिकार समाप्त होने वाले हैं। क्या करें तुम बताओ? अभी तक तो तुम्हारे कहने से हम लोग चले, अब हम लोगों के कहने से चलो, वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब जाके शायद आप बच पाओगे। वरना आने वाली पीढ़ियां एक लाइन पूछेंगी कि वोट दे के हमको बचा लेना था, तुमने बचाया क्यों नहीं? तो भोजन पानी देना भी बंद कर देंगे बच्चे आप लोगों को, और हो सकता है कि इससे स्वागत करें, क्योंकि वोटवे में दे के रोक लेना है। आगे की लाइन है। इसके बाद आपका अनुच्छेद, जिससे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज चुने जाते हैं, राज्यपाल चुने जाते हैं, महान्यायवादी और महाधिवक्ता आदि तमाम पद जो गांव से दिल्ली तक के हैं, सारे पावर सीज। अब बताइए हिंदू राष्ट्र लागू हुआ या नहीं? नागरिकता आपकी लिखी है भारतीय, और 1925 से आज तक ये पढ़ा रहे हैं सब कि हम हिंदू हैं, हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह देश में गृह युद्ध कराने वालों के खिलाफ एक भी FIR पूरा हुई? जबकि भारतीय दंड विधान की धारा 1860, धारा 107 से लेकर 253 तक पूरी धारा मिला लिया जाए तो फांसी की सजा से कम सजा है ये नहीं है। पूरे RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पर तो हमें तो सवाल जवाब चाहिए, सपा बसपा से भी, लालू और नीतीश से भी, कि तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि देश तो खतरे की सीमा ने पार कर गया। हमारे बुजुर्गों ने लड़कर फूले, पेरियार, साहू, अंबेडकर, जगदेव, काशीराम ने कहां तक लाया हमें? बाबा साहब ने ये पवित्र दस्तावेज दे दिया कि आज आप आजाद हो गए, खाली वोट डालो, जो तुम्हारे बाप दादाओं से मौर्यकालीन भारत, बौद्धमय भारत छीना गया उसे वापस ले लेना। अभी तक सभी लोग लायक हैं या नालायक? नालायक। वो भी रास्ता छीन जाएगा जी, जो रास्ता किए हैं वो भी रास्ता छीन जाएगा। ये तो फाइनल हो गया है, अब कहां बचने वाला है? अभी CAA, अभी उस पर चर्चा हम कर रहे थे, उस पर एक चीज और सुनाना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि धर्म सापेक्षता के आधार पर जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, जो मुसलमानों द्वारा प्रताड़ित हैं, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं, यही ना? जब संविधान कह रहा है कि धर्म सापेक्ष नहीं हो सकता ऑर्डर, तो आपने पास किया। इस मामले में एक मामला है 1973 का, इसी में सुप्रीम कोर्ट का वह भी ऑर्डर है 1664, सुप्रीम कोर्ट 1973 का, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। 12 जजों का फैसला है, मतलब संपूर्ण खंडपीठ का फैसला है कि आप संविधान के मूल ढांचे में और मूल प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर करते तो स्वतः शून्य हो जाएगा। तब अभी बेशरम मोदी, योगी और जल्लाद अमित शाह जैसे लोग कह रहे हैं कि हम संविधान के हिसाब से देश चला रहे हैं। तुमने तो धर्म सापेक्ष कर दिया, तेरा कानून स्वतः नष्ट है, क्योंकि इसमें लिखा है कि विधि भी एक संशोधन है, 362 के आधार पर संशोधन है। और संशोधन विधि है तो जो विधि मूल अधिकारों को और संविधान के प्रस्तावना के मूल ढांचे में उल्लंघन करती है, छेड़छाड़ करती है, भेदभाव करती है, उसको न्यून करती है, वो उल्लंघन की मात्रा तक स्वतः शून्य है। यही ना है सर? तब कैसे लागू कर दिया गया? इन निर्लज्जों को रोकेगा कौन? क्योंकि देश की जनता वास्तविक मालिक है, इसी के पास वोट का अधिकार है। आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसको दूसरे भाषा में नौकर भी कहते हैं। नौकर की इतनी बड़ी हैसियत कि अपने मालिक के गले में फांसी का फंदा लगा दे, इसका मतलब वह मालिक मूर्ख है, इसलिए उसके गले में फांसी का फंदा उसका नौकर लगा रहा है। सीधा सीधा
तो सवाल बड़ी गंभीर है। तो हमारे साथी ने पूछा कि बीएसएस बनाने का क्या उद्देश्य है। जब हमारे समाज में हजारों लोग संगठन बनाए हैं तो फिर अलग से एक संगठन मुझे बनाने की क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि जो देश का मूल धारा है, विचार के आधार है, ठीक आप उसके अलग दिशा में जा रहे हैं। जाना है आपको सीधे दिल्ली, और आप में से कुछ लोगों ने रास्ता पकड़ लिया नेपाल की तराई होते हुए, जो है कि हिमालय पहाड़ पर का रास्ता, और एक साथी ने रास्ता पकड़ लिया बंगाल की खाड़ी का। दावा करें कि हम भी वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है और घूमते घूमते तो हम अइबे न करेंगे। ये हमारे साथियों के कुतर्क हैं लंबे समय से, गाहे बगाहे अपने साथियों के विभिन्न मंचों पर बुलाने पर आकर के, कभी कभी जबरी भी, जिसको कहिए कि राकेश खुद निर्लज होकर के आकर के अपनी बात कहता रहा है, लेकिन फिर भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने यह मीटिंग इसलिए बुलाया है कि इसी इलाके में दादा साहब का भी नाम मैंने सुना था, हाकिम राजा का भी नाम सुना था, इसी इलाके में मोहन बिंद और राम आशीष बिंद का भी नाम सुना था, बिल्टन चमार का भी नाम सुना था, सुरेश राजभर, सुरेश पासी सहित तमाम लोगों के नाम सुना था। आप में से हो सकता बहुत सारे लोग देखे भी हों, तो हमें तो देखने उखने का किसी को मौका नहीं मिला है। आखिर ये लोग जब चल रहे थे तो लड़ किसके खिलाफ रहे थे? ये लोग अपराधी थे, आतंकवादी थे, या गरीबों के मसीहा थे? लोगों के शब्दों में क्या थे? सरकार उन्हें डकैत और अपराधी कहती है, तो क्या आपने उन्हें डकैत और अपराधी जैसे घटिया शब्द दे करके जो उनकी मानहानि की गई उसे रोकने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया? उन गुमनाम क्रांतिकारियों को आपने आजादी का मसीहा साबित करने की कोशिश किया? जबकि सर आप लोग महान अधिवक्ता हैं, आत्मरक्षा और प्रतिरक्षा का अधिकार है मौजूद कि नहीं है? अरे पढ़िए ना, 95 से 105 तक स्वतंत्रता जीवन का अधिकार, आईपीसी में पढ़िएगा तो उसमें है, सीआरपीसी में भी है। जब यह अधिकार है और दरोगा जी सुनिए नहीं रहे हैं, ऊपर का एसपीडीएम सुनिए नहीं रहा है, तो सेल्फ राइट है हमारे पास कि आत्मरक्षा प्रतिरक्षा का अधिकार है। अगर हथियार बंद कार्रवाई करके हम लोगों को इंसाफ दे रहे हैं, तो कोई अपराध हमने नहीं किया है। अपराध तो तुमने किया कि मेरे अपना पद पर कार्रवाई नहीं किया, तो तत्कालीन डीएम एसपी और सरकार के ऊपर एक कानून बनता है। ऐसे गुमनाम मसीहाओं का, क्रांतिकारियों का हमने कहीं कोई मूर्ति बनाया? कहीं कोई उनका इतिहास बनाया जिनके संघर्षों से हमें आजादी मिली? नहीं मिली। कौन आपके लिए लड़ेगा? भगत सिंह को आज तक भारत की सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है, जानते रहिएगा। अभी भी इंटरनेशनल लॉ से वो अपराधी हैं। अपराधी है भगत सिंह? है? काहे नहीं? सरकार तो कह रही कि अपराधी हैं। जगदेव बाबू जिनका आप जयंती मनाते हैं, लालू प्रसाद के सत्ता में आने से पहले उनके ऊपर नक्सलवादी और आतंकवादी होने का आरोप है, उनकी लाइफ हिस्ट्री में लिखा है। इसी तरह से मास्टर जगदीश प्रसाद के ऊपर भी लिखा है। कहां आप लोग बैठे हो? ये संविधान तुम्हें राइट दे रहा है और ये भी इस बार खात्मे की ओर है, कैसे लड़ोगे? लोगों ने बताया क्यों नहीं? जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम ही नेता हैं, हमारी जानकारी में 30 सालों से रास्ते में रोड़ा बने हैं, इन लोगों को कौन समझाएगा? अगर ये नहीं समझते हैं तो आपको कौन समझाएगा कि आप अपना नेता चुनो? क्योंकि कोई भी कार्रवाई, दुनिया का इतिहास झांक के देखें, बुद्ध से, नेता पहले होता है, पीछे समाज चलता है, और नेता नहीं है तो समाज डिस्टर्ब हो जाता है। यही तो नियम है। हम कभी भी कोई भी आंदोलन देखें, चाहे साम्यवादी आंदोलन हो, समाजवादी आंदोलन हो, पूंजीवादी आंदोलन हो, ब्राह्मणवादी हो या मानववादी, सबके पीछे एक अगुवा होता है और पीछे जनता होती है। हम नेता के जगह पर नौकर को नेता चुन लेंगे तो, उदाहरण से फिर समझे, भगवान बुद्ध को आप लोग जानते हैं, उनके सगे चचेरे भाई देवदत्त को भी जानते हैं। अगर दोनों लोग एक ही साथ चल रहे थे, अगर सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति बुद्ध को न समझा होता, मोगली पुत्र तिस से या निग्रोध से शिक्षा न पाए होते, बात आगे न बढ़ाते, तो आज बुद्ध भी गुमनाम होते, देवदत्त भी गुमनाम होता। देवदत्त और बुद्ध एक साथ खड़े कर दिए जाए, सम्राट
अशोक के बड़े भाई सुसीम और अशोका दी ग्रेट, और उसी समय की परिस्थिति को आज की स्थिति में समझ लीजिए, तो किसको आप नेता चुनते हैं? आपके बीच में जगदेव प्रसाद रहे हैं और जेपी चौधरी भी रहे। नेता किसको चुना है आपने? काशीराम भी रहे और जगजीवन राम भी रहे। नेता चुना किसको? नहीं माने जाते बाबू लोग। तो जनता की गलती है कि हमारे नेता की गलती है? यही तो हम बताने आए हैं। जगदेव प्रसाद थे तो जेपी चौधरी भी थे। ये जनेब पहना रहे थे, जगदेव प्रसाद जनेब उतरवा करके दिल्ली की ओर कूच करो, जमीन दौलत से पहले सत्ता हड़पो। अरे हम राम के वंशज हैं, क्षत्रिय हैं, घास से पैदा हो गए, हमको चुन लो, बस हम नेता हो गए। तो आज राकेश भी 30 साल से चल रहा है, बाकी सभी चल रहे हैं। तो आपने राकेश को तो चुना नहीं, आपने जिन्हें चुना उनसे जवाब मांगिए कि हमने आपको दिया और ये खतरे में आ गए, आप बताओ क्या करें? क्या करें तुम बताओ? क्योंकि हमारे मित्रों ने हमें समझाया है कि हमने लाइट थमा दिया, आप झांकते रहिए और रास्ते पर चलते रहिए। खतरे में तो है, हम ही थोड़ी कर रहे हैं। अगर आपको न समझ में आता हो तो कहिए मैं परिस्थिति भी समझा दूं। CAA बताई दिया, NRC बताई दिया, और भी कानून EWS बताई दिया। आरक्षण के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो अश्विनी प्रसाद उपाध्याय ने जो 13 सूत्री फार्मूले दे दिए, जिसमें कि आपने जाति सर्टिफिकेट लगा दिया तो जाति के कॉलम में रहेंगे, जबकि उसके पहले नहीं था कि नहीं सर? तो गंभीर विषय है मित्रगण। आप पढ़े होंगे अगर मेरे कैडर क्लास में, तो कभी कभार मैंने वो शब्द भी उठाया था प्रोफेसर कूले का, ओरिजिन ऑफ लाइफ में। कूले ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखा है कि जीवधारी जिन परिस्थितियों में विकास करता है, यदि उन परिस्थितियों को नष्ट कर दिया जाए तो जीवधारी को मारने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः मर जाता है। मैंने उदाहरण दिया था कि मछली और पानी, पानी में से मछली को बाहर निकाल दीजिए तो भी मछली मर जाएगी, अब पानी को बाहर निकाल दीजिए तो भी मर जाएगी मछली। मरना है सिर्फ मछली को। तो इस देश का अगर लोकतंत्र, जो इसमें अभी बताया कि नागरिकता समाप्त कानून आ गया, अभी गिनाया ना कि क्या क्या आपका छीन लिया जाएगा, तो लोकतंत्र मर जाएगा, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो हैसियतदार, मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो आप गांव का प्रधान बन लीजिएगा? जरा कृपया हाथ उठा के बताइए। तो ऐसे नई पीढ़ी तो हाय हेलो माय डियर क्षमक चलो, इससे ज्यादा होकर सुनइए नहीं खे पड़त। ये गंभीर संकट आया है कि नहीं आया है? तो इस बीमारी का इलाज क्या है ये हम जानने आए हैं। 30 साल में मौका दिए होते तो कम से कम 6 इलेक्शन लोकसभा और 6 इलेक्शन विधानसभा, 12 बार में कितनी तरक्की हुई होती यदि उस सोच को मान लिए होते जहां जगदेव प्रसाद खड़े थे। हो जाता कि नहीं बंधुआ? बात पकड़ में आ रही है? अभी 2 ही इलेक्शन में लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में, यही है ना मोदी का। अच्छा इलेक्शन इन लोगों ने उल्टा कराया है। तो उस मीटिंग में मैं समय मांग रहा था, मुझे समय नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनके अंदर मेरे खिलाफ जाति का पूर्वाग्रह नहीं, हो सकता वैचारिक पूर्वाग्रह रहा हो। और बड़े नेता जो दबाव देते हैं कि बड़े नेता के सामने छोट आदमी के काहे बुलवाएंगे, हो सकता है इसकी बात सुन ले जनता, नेता मान ले तो इनको कौन पूछेगा उल्लू के पट्टों को। तो इन लोगों ने समय नहीं दिया। तो महाभाली भाई थोड़ा इनको बोलने का मौका मिला, बोल लिए। तो इन्होंने कहा राकेश जी को भी नंबर दीजिए, बिहार यूपी से आए हैं। तो उन्होंने कहा यार तो यूपी का मैटर है नहीं, है तो बिहार का मामला है। उन्होंने कहा भाई कम से कम बिहार का मामला है, ये यूपी के वजह बिहार में ही ज्यादा समय देते हैं तो इनको दिया जाए। 2 मिनट का समय मिला, जब मैंने बोलना शुरू किया तो उपस्थित जनता ने कहा आप और बोलिए। तो श्री भगवान भाई ने युवा अध्यक्ष की हैसियत से प्रदेश का मुझे कहा कि आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। तो 30 मिनट में जो जो बातें हमने रखा था उसकी मुख्य सारांश समझिए और आज तौलिए कि आपके निर्णय की गलती से क्या नुकसान हुआ। हमने कहा कि राजनीति में जो समाज समझदार होता है, मूर्ख समाज का हिस्सा खा जाता है। जो लोग मूर्ख होते हैं उनका हिस्सा समझदार खा जाता है। लालू प्रसाद कह रहे हैं कि जब तक बिहार में आलू सोन नदी में बालू तब तक रहेंगे बिहार में। लालू 15 साल रह चुके हैं, कांग्रेस इनसे हराते हराते हार के ठीक हो गई, कम्युनिस्ट वाले हार गए, जनसंघ से बदली हुई भाजपा हार गई, और ये नीतीश जी की जो पार्टी बनाने की तैयारी है, अगर एक बार और यहाँ हरा दीजिएगा तो ये हारे हुए लोग, कम से कम लालू हमको पीटता है, मैं समझता हूँ अत्याचार होता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, संविधान के लिए खतरा नहीं है। तो लालू से सारे उबे हुए लोग, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजपा,
यहाँ तक कि और भी दल सब मिल के हो सकता है कि आपको चुन ले, भाई शायद तुम आओ और मेरे साथ रहो। लालू की बात उसमें बुरी लग रही थी, और आज लालू की बात इस बार मैं चर्चा सुना, बड़ी अच्छा, गजब का अच्छा काम किया हो गया। मतलब 30 साल समय बर्बाद करके घूम के फिर कहाँ आए, जहां लालू को मैंने कहा था वहीं आ गए कि नहीं। लालू ने हमको 5 टिकट दिया है, दूसरे गठबंधन में मिला, 7 मिल गया, एक आध और कांग्रेस से मिल जाए 8 थे। आप ही ने बता रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं। तो घूम के कहा आप आए हैं, जहां मैंने आपको 93 में मना किया तो उसमें नेताओं ने क्या कहा था, ये सुनिए शकुनी बाबू का। अकलू राम महतो जी आज नहीं है। अकलू बाबू ने कहा कि राजनीति में आप बच्चा है, चूंकि रेख गिन रही थी, उम्र कितना थी, 25 साल से नीचे ही थी। अरे अभी आप राजनीति में बच्चा है, पॉलिटिकल वैक्यूम क्या होता है आप क्या जानेंगे। भाई सचमुच में मैं बच्चा था, ये लोग हमारे चच्चा थे। शकुनी बाबू ने कहा था कि राजनीति में बच्चा है, 6 महीना आगा पीछा आपको नहीं आता, इसलिए इतनी बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चूंकि नीतीश कुमार बाहर खड़ा थे और मैंने नीतीश पर भी टिप्पणी किया था उस समय कि आज अभी आप लालू के खिलाफ खड़े हो और आने वाले दिन में अब नीतीश के खिलाफ आपको खड़े होना होगा, घबराना मत। ये बात मेरा 1993 में था, 1 जुलाई को। मैंने उदाहरण दिया कि जगदेव बाबू के पूरे पीरियड में आपने 10 का मुखालफत किया है तो 10% भी दुश्मन हो गया। अब लालू का कर रहे हैं, ये भी 10-12% दुश्मन हो गया। उसके बाद नीतीश का करिएगा, ये भी दुश्मन हो गया। तो तुम्हारा दोस्त कौन बन के रहेगा, इस पर कभी विचार करते हैं। तो शकुनी बाबू ने कहा कि अभी राजनीति में बच्चे हैं, आप राजनीति नहीं समझते हैं कि क्या होता है। तो हम तो बच्चा रहे, लोग चच्चा रहे, लेकिन गच्चा किसने खाया। आपने 93 से जो जो निर्णय लिया, उस निर्णय का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है कि नहीं। अभी लोग बना रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे, आज लोग कह रहे हैं कि साला तो धोखा दे दिया है बीजेपी वाले, मुख्यमंत्री तो छोड़ो, तो मुखिया भी नहीं बनने देगा, कह रहे हैं कि नहीं। यह सारी बातें इसलिए हुई कि चूंकि भगवान बुद्ध के महान सूत्र अपना प्रकाश खुद बनो, इस पर हमने कभी विचार नहीं किया। अगर ये विचार किया होता कि अपने पैर पर खड़ा होकर हमें चलना चाहिए, और यह बात भगवान बुद्ध ने भी कहा, तो इस बात को जगदेव बाबू ने भी कहा था 25 अगस्त 67 को शोषित दल की स्थापना दिवस पर कि हमारे बाप दादाओं से ऊंची जात वालों ने राजनीति खेत खलिहानों में हरवाही चरवाही करवाई है, हम राजनीति में इनकी हरवाही करने के लिए पैदा नहीं हुए। यही तो बोला था। आज मैं 100 साल की लंबी लड़ाई की बुनियाद डाल रहा हूं। यह एक क्रांतिकारी पार्टी है, इसमें आने और जाने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। इसकी लड़ाई लंबी और तगड़ी होगी। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जीत अंततो गत्वा हमारी ही होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यह बात मैं जिन लोगों के लिए बोल रहा हूं उन तक हमारी बात पहुंच नहीं पाती, और जिनके लिए नहीं बोल रहा हूं वे लोग इतने चुस्त दुरुस्त और चालाक हैं कि हमारी बातों को समझ लेते हैं और उसका अर्थ पकड़ करके हम पर चौतरफा हमला शुरू कर देते हैं। यह ठीक है, लेकिन जिस दिन हमारे ये 90% शोषित शेर जाग जाएंगे उस दिन इनको नेस्तानाबूद कर देंगे। तो आपने घूम फिर करके जो दल बनाया, इसीलिए ना कि हमारा दल होगा तो हम टिकट बांटने वाले होंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और हमें तो लग रहा है कि दल बनाने वाले अपना शायद जो है कि जीते न बचा पाए। सच है कि नहीं बिल्लू? आखिर यह बीमारी पैदा क्यों हुई? हमारे कुल कहने का अर्थ इतना ही है कि आपको खाली वोट दे देना था, टिकट की भीख तो नहीं मांगना था। वहां तो टिकट बंटवारे में लिखा हुआ है कि विधानसभा के सारे पदाधिकारी मिलकर के फैसला करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, टिकट उसको मिलेगा। यहां नेता से नहीं मांगना है, वहां कार्यकर्ता देगा। आपने 20 आदमी बनाया तो 20 निर्णय है कि आपको वोट दे देगा कि हाँ इनको विधायक बनना है। 100 आपने बनाया, 100 निर्णय करेगा। एक पार्लियामेंट में 5 असेंबली है तो 500 लोग मिलकर फैसला करेंगे किसको चुनाव लड़ाना है। तो वहां पर लिखा पढ़ी में है सिद्धांत कि सिद्धांतवादी, पक्का इरादा, भविष्य दृष्टा, हाँ, सहमति पाले या बहुमत का सम्मान, समता, सत्संग, भाईचारा, कार्यक्रम की लड़ियां टूटे ना, टूटे तो मैदाने जंग प्राण छूटे। ये वहां लिखा पढ़ी में है
कि हमारा सिद्धांत है कि चुनाव एक ओर से आदमी जीत जाता है और एक ओर से हार जाता है। तो कार्यकर्ता आपस में चुनाव के जरिए या डायरेक्ट डेमोक्रेसी से फैसला लेंगे कि टिकट किसे देना है, पदाधिकारी किसे बनाना है, जिसके पक्ष में ज्यादा लोगों बन गया। इतने बड़े सूत्र का हमने पालन नहीं किया। यही बात तो शाक्य संघ का नियम भी था। यही तो आनंद से भगवान बुद्ध जो है कि आनंद से बोल रहे हैं, जब वो गया है आपका लिच्छवी गणराज्य का सिंह सेनापति, वही पूछे, आनंद ने क्वेश्चन किया, सिंह सेनापति ने भगवान बुद्ध आनंद की ओर मुखातिब हुए, क्यों आनंद, क्या वजी गणतंत्र के लोग मासिक बैठक नियमित करते रहते हैं? कहा हाँ भगवान। पूछा क्या कि वो लोग जो निर्णय लेते हैं उसका पालन भी करते रहते हैं? कहा हाँ भगवान। फिर पूछे कि जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय का पालन भी करते हैं? कहा हाँ सब भगवान। कहा क्या अपने बड़ बुजुर्गों का सम्मान करते हैं? कहा हाँ भगवान। कहे क्या अपने कुल कुमारियों की आबरू की रक्षा करते हैं? कहा हाँ भगवान। कहे बाल बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा देते हैं? कहा हाँ भगवान। तब फिर मुखातिब हुए सिंह सेनापति की ओर। भगवान ने कहा कि सेनापति, बज्जी लोग तब तक अविजित हैं जब तक कि अपने शाक्य संघ के नियम का पालन करते रहे, और आप अपने नियम का पालन नहीं करते हैं और समझाते हैं कि नेता खराब है। तो चुनने का काम तो आप ही ने किया है ना, तो माथा आपका खराब है कि नेता का? किसका माथा खराब? तो बहुमत के फैसले से आप निर्णय लें या सर्वसम्मत से, और यही हाल पूरे देश में है। अभी उत्तर प्रदेश की जो सदगति कहिए या दुर्गति कहिए, उस हालात में है कि लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आ जाए, और खास करके इसके लिए सपा और बसपा, उसके बाद अनुप्रिया पटेल उनकी बहन, इसके बाद संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये सब लोग चाहते हैं कि भाजपा आ जाए। ये आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। बहुजनों के भविष्य की कोई चिंता नहीं। तो क्या वो भी हमारे नेता रहेंगे? पूछ तो रहा हूं, क्या वो भी नेता रहेंगे? हमारे देखिए डिप्टी सीएम महोदय हैं, वह भी चाहते हैं आ जाए सरकार। तो ऐसा आदमी बिरादर चाहिए कि नहीं? हमें कहे नहीं चाहिए। अरे 3-3 ठो डिप्टी सीएम, 1 ठो सीएम बनाया है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया है, उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान में बनाया है उप मुख्यमंत्री। तो ऐसा आदमी नहीं चाहिए आपको? हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए। काहे नहीं चाहिए? आप विरोध कर रहे थे, सवाल यह कि आपको बात पकड़ में आई, विरोध कर रहे थे, लेकिन जो लोग उनके समर्थन में थे, क्या बीजेपी की सरकार बनवाने में उनका अपराध नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की वह पक्ति है समर शेष, है समर शेष नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। ऐसा नहीं आप कह के बच सकते कि हम विरोध करते रहे, वो समर्थन करते रहे, कुछ लोग हम भैया कोई की तरफ ना रहे। सबका इतिहास लिखा जा रहा है। और जब 93 में कैडर शुरू किया हमने, तो उसके पीछे की जो मंशा अब बताने आ रहा हूं। जब मुझे लोगों ने डिस्टर्ब किया तो उस समय कुंडलियां लिखा, इस समय चक्र की धारा में बन रहा इतिहास, करो गद्दारी मुझसे संसद में होता उपहास। कुछ लोगों ने भिखारी भिखारी कह के बेइज्जत किया मुझे। तो हमने कहा कि भिखारियों से महारत हासिल कर सियासत बाज बन बैठे, और जो थे कल तक खुद भिख मंगे, आज जो सियासत बाज बन बैठे। उसी समय का लिखा है हमारा। आज कहां खड़े हैं हम? अभी उन्हीं साथियों की बात कर रहे हैं, आप समझ भी रहे होंगे। अभी 23 फरवरी की घटना है, सुनिएगा। 23 फरवरी 24 फरवरी को मैंने फोन किया महापुरुष लोगों को, और ये पूछा कि भाई देश खतरे में है, संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, आजादी, तो इस बार क्या करना चाहिए? चुप। तो क्वेश्चन आया कि स्वामी प्रसाद ने भी दल बना दिया, तो इनका क्या करना चाहिए? यही उसका जवाब था। जरा आप समझिएगा गंभीरता से। आप लोग, मैंने बीएसएस इसलिए बनाया कि आप लोगों ने सुना होगा धर्म सत्ता राज सत्ता। आरएसएस राजनीति नहीं करता, लेकिन राजनीति करने वालों को तैयार करता है। वो पढ़ाता क्या है? आरएसएस किस बात की पढ़ाई कराता है?
वो इतिहास की, धर्म की, संस्कृति की और भाषा की महत्व को बताता है और बता करके समाज को तैयार करता है। तो आपने भी धर्म सत्ता राज सत्ता सुना होगा। जब उसको डीपली अभी 2 साल पहले अक्टूबर 2022 में मुझे मिल गया हेडगेवार की किताब पढ़ने को। उस किताब का नाम है वी आर आवर डिफाइंड नेशनहुड, हम और हमारी राष्ट्रीयता। जब उस किताब को डीपली मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि मैं तो अनुमान विधि से धर्म सत्ता राज सत्ता समझा रहा था, वो मेरा अनुमान विधि था बहुत सारे किताबों के। लेकिन उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि देश किसे कहते हैं और राष्ट्र किसे कहते हैं। पहले मुझे देश और राष्ट्र का अंतर नहीं समझ में आता था। आप लोग भी सुने समझें और तब आप लोग विचार करें कि किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जिनका नुकसान हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए। राज्य को कहते हैं अंग्रेजी में कंट्री, COUNTRY, कंट्री माने देश, और राष्ट्र को कहते हैं नेशन, NATION, नेशन। दोनों के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य का तो मैं समझता था, देश का, राष्ट्र का कहीं लिखा पढ़ी नहीं था, तो पकड़ाई कैसे? क्योंकि कोई मेरा प्रोफेसर गार्जियन तो है नहीं कि हमें भी सिखावे। हम तो जो पढ़ते हैं तमाम चीजें सीखते हैं तो बता देते हैं। तो जब मैं उसमें पढ़ रहा था, तो BA पढ़ रहा था, तो उसमें राज्य के आवश्यक तत्व, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत से जब आगे बढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है किसी भी देश के निर्माण के लिए 4 कम से कम शर्तें पूरी हो। पहली शर्त है कि भूभाग हो, यानी क्षेत्रफल, और दूसरा हो जनसंख्या। तो भारत की 1,40,42,00,000 संख्या हो गई और क्षेत्रफल है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, यही है ना। लेकिन ये अशोका दी ग्रेट का भारत नहीं है, दादा चंद्रगुप्त का भारत नहीं है। यह हमारे राष्ट्र के रहबर मसीहा अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल जी की देन है कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है। अगर वो नहीं होते तो शायद ये और भी टूट जाता। हमारे दादा का तो 52 लाख वर्ग किलोमीटर से बड़ा है और अशोका दी ग्रेट का तो 1,96,00,000 से ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल है उनका। चीन से बड़ा क्षेत्रफल और रसिया से बड़ा क्षेत्रफल। आखिर तो भारत गया कहां? 15 देशों में बंट गया है अगल बगल बाउंड्री में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अक्साई चीन, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, इतना हो गया। बाकी ईरान, इराक, ये बॉर्डर यहां तक चला गया था। ये सारा कुछ हमारे एशिया महाद्वीप का वह क्षेत्रफल था जहां पर अशोका दी ग्रेट और उनके दादा मिल करके राज किए थे। आपको सौंपे थे जो भारत, वो भारत टूट गया तो क्या देश चलाने वाले लायक थे या नालायक? मतलब तोड़ने वाले लायक? हाँ, जो चलाने वाले थे, जो बनाने वाले थे, वो तो लायक थे, दादा चंद्रगुप्त और अशोका दी ग्रेट। लेकिन उनके बनाए हुए भारतवर्ष को तोड़ने वाले लोग नालायक हैं कि नहीं है? और आज भी उन्हीं से आपकी लड़ाई चल रही है। तो जो तोड़ने वाले हैं वही है कि जय श्री राम। अब जय श्री राम क्या है भाई? सब जानता है कि बाबरी मस्जिद है, वो उसमें क्या था कि बाबर की या बावरी की, झाला बुद्ध विहार तो था, बावरी बुद्ध विहार। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर बाबर की अगर हम मान भी लें तो उसकी वहां कब्र है। तो मैं एक ही नारा दिया हूं कि बोलो प्यार से जय श्री राम, अयोध्या के कब्रिस्तान में राम कर रहे आराम। वो कब्रिस्तान है, वहीं राम कर रहे आराम। तबे तो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, वरना जिंदा में प्राण डालने की जरूरत नहीं। अब मरे हुए आदमी में प्राण डाला नहीं जा सकता। दोनों हालत में मर गया है, यही सच है। ठीक है। और ऐतिहासिक खुदाई हुई 52 पिलरों की, एक भी पिलर की खुदाई में कहीं भी ब्राह्मणवाद का कोई चिन्ह नहीं मिला। तब भी सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई को डर पैदा करके दुनिया में पहली बार भारत की बेइज्जती कराई गई असंवैधानिक फैसला भावना के आधार पर, तथ्य और प्रमाण के आधार पर फैसला नहीं, भावना के आधार पर। या तो आज नहीं तो कल हम विश्व के पंचायत में ले चलेंगे, वहां से खत्म कर लेंगे। हमारा सरकार बन जाएगा, हम सरकार बना करके उसको उलाट देंगे फैसले को एक लाइन में। जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण बोलेगा तब न्याय मिलेगा ना। अगर एक बाबरी मस्जिद के नाम पर इसने हमारा पूरा देश पर कब्जा कर लिया तो 84,000 अशोका दी ग्रेट के बौद्ध विहार कहां गए? पिलर कहां गए?
जो पुरातात्विक साक्ष्य है, ऐतिहासिक साक्ष्य है, दुनिया के साहित्य में साक्ष्य है। तो मैं इसलिए आपको देश सुना रहा था कि देश की सीमा में आपका आ गया आपका भूभाग, जनसंख्या, और जनसंख्या के बाद आती है सरकार। तो सरकार भी आप बनाते हैं वोट से, बंदूक से नहीं। जो सरकार बनती है आपके वोटों से बनती है। वो संप्रभु सरकार है या नहीं है, ये तो दुनिया के सामने भीख मांगने से स्पष्ट है। और पांचवा तत्व है सहायक तत्व, मान्यता। लेकिन यह आपके पूर्वजों ने यह भारत बनाया था, खास करके स्पेशली कोयरी कहे जाने वाले लोग, जिन्होंने बौद्धमय भारत बनाया था, जिसमें आज जो 7000 जातियों में 6773 जातियां हैं, उन सारी जातियों में रोटी बेटी का संबंध करके आपने एक परिवार बनाया था, वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार किया। आखिर उस सपने को सजाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? वो बहिन जी की जिम्मेदारी है या लालू की, कि नीतीश की, कि आपकी जिम्मेदारी है? देश तो आपका है, आपके पूर्वजों ने बनाया है, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है। यही बात मैं 93 से समझा रहा हूं, तो मेरी बात समझ में नहीं आई। अरे मैं तो जानता हूं कि 100% समझ में आई। ईर्ष्या और अहंकार ने इस बात को रोका। इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं ये लोग बिकाऊ थे, वो हमें रोकने चले थे, न कि ब्राह्मणवाद को रोकने चले थे, पूंजीवाद को रोकने नहीं चले थे। राकेश रुक जाएंगे तो मैं नेता कहलाऊंगा। इसमें फायदा क्या हुआ है आपका? आने वाली पीढ़ियों का क्या फायदा हुआ? लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान रिजेक्ट होने की स्थिति में आ गया। और अभी भी आप अपने गलत फहमी को दूर करने के लिए तैयार नहीं हो, जिद पड़ रहे कि हम देख लेंगे। तो मुझे क्या देखोगे यार? इतिहास सबको देख लेगा, इतिहास देखेगा। तो हम मित्र आपसे कहने आए हैं कि आपका देश आज है आपके पास। आप अपने ही देश में गुलाम हो गए हो और अपने ओर से सरकार चुननी है तो दिमाग की गुलामी के चलते अपने दुश्मन की सरकार चुन के लात खाते हो। इससे मुक्ति पाने की जरूरत है आपको। इसी के लिए बीएसएस बनाया गया था कि आपका दिमाग जो गुलाम है उसको ठीक किया जाएगा। और दूसरा देखो क्या आया, अब राष्ट्र किसे कहते हैं? नेशन। इसके लिए भी भूभाग है, सुनिएगा परम पूज्य भंते जी, इसके लिए कहते हैं राष्ट्र है। और राष्ट्र के आवश्यक तत्व में भूभाग है, जनसंख्या है, और जनसंख्या के अंदर धर्म, इतिहास, भाषा और संस्कृति, इन 4 चीजें जो लागू होती हैं, जिस चिंतन की वैसा देश होता है। जो भगवान बुद्ध ने जो देश बनाया था, जो अशोका द ग्रेट ने बौद्धमय भारत बनाया था, बौद्ध रीति रिवाज परंपरा का संस्कार आम जनता में होता है जी। तो क्या बनाया था अशोका द ग्रेट ने, ये सुन लीजिए। भंते जी मौजूद हैं। भगवान बुद्ध ने शीलों की चर्चा किया है। क्या किया है? शील की। आप लोग भी कराते हैं पूजा पाठ, 5 शील करा देते हैं। 5 शील ही नहीं है, कुल 302 शील है। 5 शील है देश की आम जनता के लिए, 8 शील है श्रमणेर के लिए जो इस तरह के काषाय वस्त्र धारण करने की दिशा में बढ़ेगा। 10 शील है जो भिक्षु बन गया है, उसके ऊपर जो उसे तरक्की करनी, आध्यात्मिक दुनिया से आवागमन से मुक्ति का मार्ग निर्माण प्राप्ति के लिए उसे 227 शीलों का पालन करना है। अगर महिला वर्ग है तो उसे 75 या 77 शील और जुड़ जाते हैं, कुल 302 हो जाते हैं। अब इसके विरोध में पूरा महाभारत और गीता लिखी गई है। रामायण में जो दोहा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उछाला था, उस दोहे पर पूरे देश में हलचल मचा। और ऊंची जातियों के जितने आतंकवादी हैं, कपड़ा पियर लाल भगई भगवा पहने हुए, इन देशद्रोहियों के बयान था इस बात पर। इन्होंने कहा कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र पूजिए ज्ञान पर। तो भगवान बुद्ध ने शील की चर्चा किया है कि हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना। ये तो 5 शील है और 302 शील हो जाए तो बड़ी बात है। जो 302 शीलों का परिपक्व जानकार हो, ऐसा भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अगर ब्राह्मण जाति में पैदा है, हत्यारा है, बलात्कारी है, चोर है, लुटेरा है, लफंगा है, डर कमीना दी ग्रेट है, वह भी पूजनीय है। तो ये क्या चल रहा है देश में? इसको रोकने की जिम्मेदारी एमपी एमएलए की थी। अगर वो समझदार होता, इतिहास जानता, संविधान असेंबली पार्लियामेंट में कानून लाता और कानून लाके रोक देता।
तो आप भेजते किसको हैं? और मायावती है, उनको टिकट के लिए पैसे चाहिए। हम लोग अपनी जिंदगी जवानी लगा दिए, हम लोगों से भी पैसे मांगा, कैसे बात बनेगी? इसलिए था बीएसएस का निर्माण कि जो लोग गरीब गुरबे लोग हैं, ये गरीब गुरबे लोगों की संख्या क्या है, मैंने आकलन किया कि जगदेव बाबू ने जो कहा उसमें क्या सच्चाई है। तो जगदेव बाबू की धारा पर जब मैंने विचार किया तो भारत सरकार के आंकड़े जो आए वो सुनिए 2008-9 का। डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता राष्ट्रीय सर्वेक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और उनको यह रिपोर्ट देनी थी कि गरीबी और अमीरी के आंकड़े में भारत में गरीबों का परसेंट क्या है। तो उन्होंने जो आंकड़े जुटाए, उन्होंने कहा कि भारत में 77% लोग 20 रुपया प्रतिदिन पर जिंदा है। कितना? 20। तो 20 यानी 600 रुपया महीना, 7200 रुपया सालीना। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के एक टाइम के नाश्ता पर 7,721 रुपया। और जो 77 करोड़ लोग थे, 77% लोग, वो बेचारे मात्र 7200 रुपया में एक साल भोजन करते थे। कितना? अभी बेचारे 7721 रुपया में एक टाइम का नाश्ता करते थे। 521 रुपए का एक टाइम में नाश्ता प्रधानमंत्री, ये देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा? जरा आप भी सोचेंगे, क्योंकि मायावती को पैसे चाहिए और भी नेताओं को पैसे चाहिए। और इस देश में गरीबी की आंकड़ा मैं नहीं कहता, मोदी चिल्ला रहा है 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूं। ये 80 करोड़ लोग कौन है? इनका एक भी आदमी एमपी एमएलए है पूरे भारत की पार्लियामेंट में? बोलिए भाई। तो जगदेव बाबू ने कहा कि बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। बाकी सारी परिभाषा और व्याख्या बेकार है। अभी इस आइन पर हम थोड़ा तौलते हैं। 2011 की जातिगत जो जनगणना रिपोर्ट है वो कह रहे कि भारत में 54.6% लोग भूमिहीन है। क्या बोल रहा है? तो 1 अरब 42 करोड़ को अगर हम कर देते हैं 1.5 अरब, तो 54 करोड़ के हिसाब से कितना हुआ? अरे भाई 54.6 का मतलब लगभग 55 करोड़ हो गए, और 25 करोड़ उधर से हो गए 26 करोड़। 81-82 करोड़ लोग भूमिहीन है। वो किसके जमीन में अपना बनाए होंगे? झोपड़पट्टी। जिसको झोपड़पट्टी नहीं है, 2 जून की रोटी नहीं है, क्या उस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा? कहां आप बैठे हैं? इसी बात को रोकने के लिए बीएसएस बनाया गया कि जब ये बात समझ में आएगी तो ये जो मायावती जी का पागलपन है, अखिलेश का पागलपन है, लालू या नीतीश का या पासवान जी का इस पागलपन से मुक्ति के लिए जो पूरे देश के लिए खतरे की घंटी आरएसएस और कांग्रेस है, उसका मुकाबला किया जाएगा। वोट हमारे ज्यादा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये भाषण सिर्फ देने की नहीं बल्कि व्यवहार में लागू करने वाली जरूरत थी उसके लिए। लेकिन हमें इन हमारे मित्रों ने नेतृत्व की कमान संभालने ही नहीं दिया, न अपने संभाले न हमें संभालने दिए। और खतरा यह आ गया कि लोकतंत्र, पूरा आरक्षण, पूरी आजादी और संविधान और राष्ट्रीय ध्वज सब खतरे में आ गया। तो मैं इन्हीं मित्रों से ही कहने आया हूं, क्योंकि हमारे रोने गाने से तो कुछ नहीं होगा। बात तो तब बनेगी जब बहुजन समाज जाग के एकजुट हो जाएगा। तो आप यहां तो हल्ला है, चलो भाई लालू जी ने बढ़िया किया, आप हो सकता है एक तरफा वोट करके भाजपा को रोक दे, लेकिन हमारे यहाँ जो पागल है उनको कौन समझाएगा? ये हमारे तथाकथित साथी लोग, अभी हमको पता लगा है 2-4 दिन पहले कोई मीटिंग की है, ये लोग अब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के 1000, 2000, 5000 वोट काट लेंगे और चिल्लाएंगे कि हमन का करेगा, हमन तो लगल है, अभी कोई सुनता ही नहीं। तो चलिए हम आपसे भी पूछते हैं, एक बड़ी सुंदर कहावत है, आप लोगों ने पद्य संकलन पढ़ा होगा कि गद्य संकलन, इंटर में हमारे तरफ हरिशंकर परसाई का एक बढ़िया लेख था, भेड़ भेड़िया और लोकतंत्र। बात समझ रहे हैं? तो भेड़ भेड़िया लोकतंत्र में उन्होंने कहानी के माध्यम से आम जनता की दाव पेच, छल कपट और निरीह जनता की बेबसी का जिक्र किया है। तो उसने दिया कि भेड़िया जो खून खाने वाला है, मांस खाने वाला है, और जो भेड़ है उसी का खाएगा। तो लोकतंत्र में भेड़ भेड़िया मतलब कि आम जनता जो दीनहीन है, मजदूर किसान है, दलित पिछड़े इंसान है,
और भेड़िया का मतलब जो बड़ी जात के लोग हैं, पूंजीपति, पुरोहित और सामंत है। तो उसमें दिखाए हैं कि जब लोकतंत्र आ गया, चुनाव आ गया, तो भेड़िया बड़ा चिंतित हुआ कि मैंने तो पीढ़ी दर पीढ़ी से भेड़ों का मांस खाया है, खून पिया है और इनको खूब लतियाया जुतियाया है। यानी बड़ी जाति वाले चिंतित हुए कि क्या करेंगे। हो सकता है कि हम जिनका लात मारे हैं, माँ बहन की आबरू लूटे हैं, गंगा दान किए, सब जो बताए हैं, जिनके साथ किए, ये लोग तो हमसे नाराज होंगे, वोट तो देंगे नहीं। हमारे वोट कम है, इनके वोट ज्यादा है, ये बन जाएंगे राजा तो बदला लेंगे। तो इससे बचने की तरकीब क्या है? तो चुनाव का पर्चा भरने का समय आया था, जैसे इसमें पर्चा भरा रहा है। उसमें एक सियार मामा थे, वो बेचारे गुजरे हैं भेड़िया के दरवाजे से, वो बड़ा चिंतित था। तो पूछा, प्रणाम मामा जी। कहा, हाँ भाई भांजे, कहाँ से आ रहे हो? कहे, मामा चुनाव चल रहा है, हम सब देखने आए हैं कि क्या हो रहा है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। कहा कि हाँ भांजे, चिंतित तो होने का विषय है। यह लोकतंत्र है, वोट जिनके ज्यादा उनके राजा बनेंगे, जिनके ज्यादा वोट हैं उनको मैंने इंसान बन के जिंदा नहीं रहने दिया। माँ बहनों की आबरू लूटा, जमीन दौलत लूटा, जब जरूरत पड़ा तो खूब जुतियाया लतियाया, फांसी पर लटकाया। तो ये लोग हमें वोट नहीं देंगे और राजा बन जाएंगे तो नहीं, हमसे भी बदला लेंगे, वही काम शुरू हमारे साथ हो गया तो तब तो हम लोग तो सांस प्राण लेने के पहले में प्राण डाक जाएगा, मर ये जाएंगे। तो हूं मामा बुर्बक। अरे लोकतंत्र आ गया तो इससे क्या हुआ? बुद्धि तो है ना अपने पास। कहे, बेटे हमारी बुद्धि गड़बड़ा गई है। क्या बुद्धि तुमने निकाला है? कहे कि आप मेरे साथ चलिए भाई। कहा ठीक है बच्चे, अब चलता हूँ। भांजा आगे आगे और मामा पीछे पीछे गए। कहे गंगा स्नान कर लिया जाए। स्नान कर लिया। कहे कि मामा अब ये जो पुरनका कपड़ा पहने बदल दीजिए, रामनामी पहन दीजिए। तो रामनामी हो गया। कहा टीका लगा लीजिए और जनेऊ कुर्ता के ऊपर टांग लीजिए, ताकि सब देखे तो समझे कि बेचारे में बड़ा बदलाव आ गया है। आप बोलिएगा नहीं, आंख नीचे किए रहिएगा टिकट में वोट में, अब मुंह में जो है घास पकड़ लीजिएगा, हम चुनाव प्रचार आपका करेंगे। तो जहां जाता था लोग डर के भागते थे, भेड़िया लोग। तो पूछा मामा का भांजा, कह रहे भाई आप लोग भाग क्यों रहे हैं? कह रहे यही तो अपराधी है, यही तो हत्यारा है, जिसने माँ बहनों की आबरू लूटा था, जमीन दौलत छीना, हम लोगों को मारा पीटा सताया है। समझ रहे हैं? जो सियार है, सियार ने कहा कि मामा अब बोलिएगा नहीं। बुलाया, कहा सुनो भाई, अरे अब जमाना बदल गया, राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आ गया है। लोकतंत्र में देख नहीं रहो राजा साहब कितने बदल गए। देखो ये बेचारे घास खाते हैं, अब इंसान खाना बंद कर दिए हैं। मेरी बात का भरोसा करो, इन पर मत करो। तो जनता भरोसे में आ जाती है हर 5 साल में एक बार। ये जो सियार मामा लोग हैं, इनके चक्कर में पड़ के और 5 साल के लिए गद्दी सौंप देती है। फिर वही कार्यक्रम शुरू होता है जो इनके बाभन राष्ट्र में होता रहा, वही इनके हिंदू राष्ट्र में हो रहा है। तो ये कहानी के माध्यम से हरशंकर परसाई जो गांव गरीब गुरबे लोग थे उनको समझा रहे थे, चेता रहे थे। एक दूसरी कहानी और सुन लीजिए तो दोनों का अर्थ निकाल लीजिए। ये तो बाघ लोग थे, भेड़िया लोग थे, जिनके लिए संदेश दिया। तो जो कुछ जानकार लोग हुए उन लोगों ने कहा कि शेर की बपौती है कि हर बार जंगल का राजा शेर होगा। तो हमारे आप जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग थे, तो हमारी बात कह रहा हो तो सुनाई तो पड़ा नहीं 30 साल से। अब शेर की खाल में नकली लोग आ गए तो वो क्या समझाए? अरे आदमी में, मानव जाति में जो प्राणी है सारे लोग, सब में आदमी ज्यादा जानकार होता है, और आदमी की शक्ल का बानर भी होता है मोटी मोटा। और हमको वैज्ञानिकों ने पढ़ाया है कि बानर हमारे पूर्वज थे, तो बानर पूर्वज है ना। तो कहा कि भाई तो अब जंगल का राजा शेर न होकर इस बार बानर को चुना जाए। पंचायत बुलाई गई और सार्वजनिक रूप से सब लोगों ने कहा कि भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी से राजा तो शेर चुना जाता रहा, इस बार बानर को चुना जाएगा। तो लोगों ने बहुमत से चुन दिया। सर्वसम्मत तो संभव है नहीं। जब चुन लिया गया तो राजा साहब को भूख लगी तो कहाँ जाएंगे? सुबह में बेचारे अब सोचे कि कहाँ जाऊं, अब किसी से इजाजत लेना होगा तो गुलामी करनी होगी। पुरानी आदत छूटने वाली नहीं थी। वो बेचारे बगल में गए, एक भेड़ जो है कि बकरी थी, उसके बच्चे को उठाए और अपना चल पड़े जंगल की ओर। अब बकरी की मम्मी देखी कि हमारे बच्चे को ले गए पुराने राजा साहब। रोते गाते चिल्लाते हुए बानर मामा जो नए राजा बने थे उनके पास आ गई। और बानर मामा पूछे क्या हुआ?
कहे राजा साहब जो पुराने वाले हमारे बच्चे को उठाकर ले गए, कुछ तो कीजिए। कहे किधर गए? बस इधर गए। कहे चलो दिखाओ इधर। दिखाया तो देखा कि एक बड़ा सा पेड़ था और उसका तना पकड़ करके पेड़ की बड़ी बड़ी डालियां थी, उस पर नए राजा साहब यानी मामा बंदर चढ़ गए। एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल, कलैया मारते रहे और घंटों बीता। 2 घंटे 4 घंटे, शाम होने लगी जैसे यहाँ। तो बकरी चिल्ला रही, अरे राजा साहब ये क्या कर रहे हैं? पुराने राजा साहब को हमारे बच्चे को खा न गए हूं। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बच्चा। मेरे भाग दौड़ में कोई कमी हो तब तो बताओ। यही दशा पूरे बहुजन समाज के नेताओं की है। सिर्फ फूले पेरियार, साहू अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, काशीराम को छोड़ दो तो बाकी सारे नेताओं की गति नए राजा बंदर साहब वाली है कि नहीं है? तो हम इस बात को कहने आए हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो जगदेव बाबू का फ्रंट है उस पर गंभीरता से आप विचार करें। ठीक, इस चुनाव में सिर्फ भाजपा को आप लोग भगाएंगे, यही मेरा निवेदन है। अगर लोकतंत्र बचा रह गया आप लोगों की समझदारी से, भाजपा को हरा दिया गया, तो जगदेव बाबू की शहादत को कामयाब बनाना है। और दूसरा जो मैंने बताया कि दादा साहब उर्फ रामशीष, मोहन बिंद या रामशीष सहित बिल्टन चमार, ये जितने क्रांतिकारी रहे हैं जिनको डकैत कहा जाता है, इनकी सबकी मूर्ति बनवा के हाकिम राजा सहित लगवाना है। क्योंकि असली आजादी की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है, अपना जान दे करके लड़ा है। ठीक है, उसके लिए तन मन धन से सहयोग देकर जगह जगह मूर्ति स्थापना करा दी जाएगी। असली आजादी तो वही लोगों ने दिया है। सच है ना सर? हम कुछ नहीं दे सकते लोगों को। पहला लोकतंत्र बचा देना है। जो लोकतंत्र बच जाएगा तो अच्छा आजादी सब बच जाएगा। क्योंकि अहिर कुर्बानी देने पर तैयार है और मुसलमान, और बहन जी बेमतलब का जिद फानी है। अगर बहन जी थोड़ा सा सुधर जाएं, अगर नहीं आपस में एकता बन रही, तो एक ही काम करें कि जहां बैकवर्ड को टिकट दे रहे हैं अखिलेश, वहां बहन जी फॉरवर्ड को दे दें, और जहां फॉरवर्ड को बहन जी न देकर बैकवर्ड को दे रही है, वहां अखिलेश जो है कि फॉरवर्ड को दे दें। उसके बाद फॉरवर्ड भगाओ, टीवी मुक्त करो, एक नारा, वोट की ताकत से इनको हराओ।